वो एक महान माँ थी। अपनी बेटी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उसने सब कुछ झेला। वो घरेलू हिंसा की शिकार थी। अपने पति को जवाब देने के बाद उसने जिंदगी की नई शुरुआत की। वो एक कुशल जासूस थी, चुपके से बदला लेने में नायिका की मदद की। इस वीडियो में हम जियांग ह्युन्नाम की नजर से डार्क ग्लोरी की कहानी देखेंगे। मैं जियांग ह्युन्नाम हूँ, एक बदकिस्मत अधेड़ उम्र की औरत। मैं साधारण थी। दुनिया ने मुझे ताने और ठंडी नजरों से देखा। मैंने हमेशा चुपचाप सब सहा। जिंदगी के तूफानों का जवाब खामोशी से दिया, जैसे ये सारी तकलीफें मेरे नसीब में हो। मैंने हालात के साथ बहते हुए शादी की, फिर अपने पति की मुफ्त मजदूर बन गई। मैं अमीर घरों में नौकरानी थी। हर दिन मालिकों की घमंड भरी नजरें सही। घर लौटकर पति की लगातार मार झेली। वो मुझे गंदी और जहरीली बातें कहता, मेरे परिवार को डराता। मेरा मायका कभी मेरा सहारा नहीं बना, बल्कि पति के हाथ में एक हथियार बन गया। मैंने हर गाली, हर मार को बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे सबके लिए सोचना था, अपने परिवार के लिए और अपनी बेटी शान्या के लिए। लोग कहते हैं घर की छत तूफानों से बचाती है, बारिश में इंद्रधनुष दिखाती है, लेकिन मेरी छत के नीचे हमेशा आंधी तूफान था। जो शख्स मुझे और शान्या को सहारा देना था, उसने शराब, जुए और हिंसा से हमारा घर बर्बाद कर दिया। शान्या धीरे धीरे बड़ी हुई। उसने जवाब देने की सोच शुरू की, यहाँ तक कि उसने फोन पर नाबालिग बच्चों के पिता को जवाब देने की सजा ढूंढी। मैंने अपनी 10 साल की चुप्पी पर सोचा। मेरी सहनशीलता ने हिंसा को बढ़ावा दिया। शांति और इज्जत बनाए रखने वाली मेरी चुप्पी दया नहीं, डर थी। मुझे समझ आया, जवाब देना ही शान्या को बचाने का एकमात्र रास्ता था। 6 महीने पहले एक पतली दुबली औरत मेरे मालिक के घर के कूड़ेदान को साफ करने लगी। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो हर दिन ऐसा करने लगी। मैंने अपने फोन से उसकी हरकतें रिकॉर्ड की। मैं उसकी शांत चेहरे के पीछे छुपी गहरी नफरत को महसूस कर सकती थी। वो चुपके से बदला लेने की योजना बना रही थी, मेरी तरह। एक आम रात को जब पति ने शान्या पर हमला करने की कोशिश की, मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का देकर गिरा दिया। वो रात बहुत लंबी थी। मैंने पहले की तरह अपनी चीखें और गिड़गिड़ाहट को दबा लिया। उसी रात मुझे उसका मैसेज मिला, नौकरानी की जरूरत है, इच्छुक लोग संपर्क करें। इसका मतलब था कि हम अब मिलकर बदला लेंगे। हमने अपने बदले के निशानों की जानकारी साझा की। उसने मुझे कुछ लोगों की जासूसी करने को कहा, जिनमें मेरे मालिक भी शामिल थे। जल्दी ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। मैं उसके सामने बच्चे की तरह खुश थी। वो बिना किसी भाव के खड़ा रहा, जैसे मेरी खुशी उसे छू न रही हो। लेकिन उसने मुझे एक कार गिफ्ट कर दी। मैं खुशी से रो पड़ी और उसे जोर से गले लगा लिया। हाँ, उसका नाम वेन डोंगयुन था। मैं उसे मैडम कहती थी और वो मुझे आंटी। डोंगयुन ने मुझे धैर्य से कैमरा चलाना सिखाया और जासूसी के दौरान फोटो खींचने को कहा। फिर मेमोरी कार्ड को कार में रखने को कहा। हमारी योजना को गुप्त रखने के लिए हमने मिलने से बचने का फैसला किया। सिर्फ फोटो और नोट से बात करते थे। हर दिन की जासूसी ने मेरी ड्राइविंग को बेहतर बनाया और फोटोग्राफी में भी मैं निपुण हो गई। मेरे जासूसी के 5 मुख्य निशाने थे। इन लोगों ने डोंगयुन के स्कूल टाइम में उसका बहुत उत्पीड़न किया था, जिसके चलते उसे स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। आज भी डोंगयुन के शरीर पर जलने के निशान थे। वो थे पाक योनजिन, ली सारा, चोई हेतिंग, क्वोन जेजुन और सोन म्यंगवू। पाक योनजिन की बेटी सिटीजन प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी और मेरे मालिक उस स्कूल के चेयरमैन थे। मैंने मालिक की वीडियो दिखाई और उनके होंठों की हिलने की हरकत से डोंगयुन को बातचीत समझाई। डोंगयुन ने मेयर ली के कूड़ेदान में एक वसीयत पाई, जिसमें कुछ संपत्ति ड्राइवर को दी जानी थी। डोंगयुन ने उस वसीयत का इस्तेमाल मेयर ली को डराने के लिए किया और सिटीजन प्राइमरी स्कूल में नौकरी पाली। वो योनजिन की बेटी की क्लास टीचर बन गया। जासूसी के दिन बहुत मुश्किल थे। मैं हर दिन इधर उधर भागती, लोगों की हर हरकत पर नजर रखती, जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने पाक योनजिन की माँ का पीछा किया, जो एक ज्योतिषी के पास गई। उसका पुलिस वाला प्रेमी भी साथ था। मैं फोटो लेने वाली थी, लेकिन वो दोनों अलग अलग चले गए। मैं समझ नहीं पाई क्या करूं। मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। आसमान नारंगी रोशनी से भर गया था। मैंने जासूसी के दौरान हुए खर्चों के बिल कार में रखे, ताकि डोंगयुन उन्हें चुकाए। बिल देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो मैंने एक नोट में माफी लिख दी। अगले दिन मैंने दराज खोला। डोंगयुन ने सारा पैसा बिना किसी कमी के रख दिया था। कितना निराशाजनक है। उसके लिखे नोट को देखकर मेरा दिल भर आया। जासूसी के दौरान मैंने देखा कि चोई हेतिंग को आसानी से निपटा जा सकता है। वो हर वक्त फोन पर रहती थी। अगर उसका फोन चुरा लिया जाए तो ढेर सारी जानकारी मिल सकती थी। मैंने ये बात नोट में लिखी और डोंगयुन ने हामी भर दी। एक दिन मैंने चोई हेतिंग का पीछा किया और एक बस में चढ़ गई। मैंने चुपके से उसका लॉक स्क्रीन पासवर्ड देख लिया। वो अचानक पलटी तो मैंने सोने का नाटक किया। बस से उतरकर मैंने उसे वॉशरूम तक फॉलो किया और उसके जाने के छोटे से मौके पर उसका फोन बदल दिया। उसे कुछ पता ही नहीं चला। बदले की योजना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। डोंगयुन की मदद से शान्या की पढ़ाई भी बेहतर हो रही थी। डोंगयुन ने एक नोट में लिखा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। दुनिया की ये दुर्लभ दया मुझे उत्साहित कर गई। मैंने नोट को अपने दिल से लगाया और खुशी से हंस पड़ी। मिलने पर मैंने डोंगयुन को पाक योनजिन की माँ की हरकतें बताई और ज्योतिषी की जगह की फोटो दिखाई कि मैंने उसकी हरकतें समझ ली है। वो अब उत्तरी पुलिस स्टेशन का सिक्योरिटी इंचार्ज है। डोंगयुन मेरी तेजी से हैरान था। मुझे सही लगा, अभी आधा घंटा बाकी है। इस जगह को समझकर ही दूसरी औरत को पकड़ सकते हैं। मेरी फोटोग्राफी
फोटोग्राफी स्किल्स अब काफी अच्छी हो गई थी। मैंने कैमरा उठाकर डोंगयुन की फोटो लेनी चाहिए, लेकिन इससे उसकी पुरानी दर्दनाक यादें ताजा हो गई। डोंगयुन ने आंखें बंद कर ली। उसके माथे पर पसीना आ गया। मैंने तुरंत माफी मांगी। उसने कहा कोई बात नहीं और सिर उठाकर फिर से फोटो खिंचवाने को कहा। मैंने मिले जुले भावों के साथ पहली बार उसकी फोटो ली। अगली मुलाकात में मैं अंडे लाई और डोंगयुन को खाना खाकर जाने को कहा। मुझे डोंगयुन के साथ वक्त बिताना पसंद था। ये मेरी जिंदगी के उन गिने चुने पल थे जब मुझे आजादी और गर्माहट महसूस होती थी। एडम ने हनीता से कहा, डोंगयुन से मुझे पता चला स्कूल के दिनों में पाक योनजिन ने एक लड़की को चोट पहुंचाई थी और अपनी माँ के पुलिस कनेक्शन से आसानी से बच निकली। सोन म्यंगवू उन 5 लोगों में सबसे कमजोर था। वो बेकार घूमता था और क्वोन जेजुन का ड्राइवर बनकर ताने सुनता था। डोंगयुन ने उसकी ऊंची पहुंच की चाहत का फायदा उठाया और उसे पाक योनजिन के उस पुराने राज के बारे में बताया ताकि वो उसे डराकर पैसे वसूल सके। कुछ समय तक पीछा करने के बाद सोन म्यंगवू अचानक गायब हो गया। मैंने तुरंत डोंगयुन को बताया। उसने सोचकर कहा कि शायद वो अब जीवित नहीं है। मैंने तुम्हारी टीम के साथ शर्त लगाई थी कि वो कहाँ से है। मैंने डोंगयुन से कहा अगर उसने सोन म्यंगवू को हटाया तो मुझे बताना चाहिए ताकि मैं पहले से तैयार रहूं। उसके जवाब ने मुझे थोड़ा दुखी किया, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो दुनिया में मुझसे सबसे अच्छा व्यवहार करने वालों में से एक था। एक रात मैंने क्वोन जेजुन का पीछा किया और सिटीजन प्राइमरी स्कूल पहुंची। वहां मैंने डोंगयुन को ऑफिस से लौटते देखा। मैंने देखा कि एक संदिग्ध कार उसका पीछा कर रही थी। मैंने तुरंत डोंगयुन को फोन किया। उसने कहा कि मैं दखल न दूं ताकि मेरी पहचान न उजागर हो। कुछ देर पीछा करने के बाद डोंगयुन की कार को टक्कर मार दी गई, लेकिन उसने चतुराई से सामने वाले की मांग मान ली और मसला सुलझा लिया। बचकर डोंगयुन मेरी कार में आया। मेरी चिंता की परवाह न करते हुए उसने सख्ती से मुझसे सवाल किए। डोंगयुन का शक मुझे बुरा लगा। मैंने तुरंत समझाया कि मैं क्वोन जेजुन का पीछा कर रही थी, तभी यहाँ पहुंची। ड्राइविंग और फोटो खींचने में मैं इतनी व्यस्त थी कि जासूसी के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती थी। मैं कार से उतरी, डोंगयुन के लिए ट्रंक खोला और उसके लिए खास खरीदा हुआ मसालेदार गोभी निकाला। उसे जल्दी खाने को कहा। डोंगयुन का ठंडा चेहरा देखकर मैं अपनी तकलीफ रोक न सकी। इस मोटरसाइकिल क्लब की वजह से उसने मेरी चीजें छीन ली। तुम क्या सोचते हो? मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा। मुझे अपने दोस्त से पूछना होगा, लेकिन वो छोटा आदमी कह रहा है कि उसके पास कुछ है। साफ होने के बाद डोंगयुन ने मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगी और कहा कि वो मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। उसने डोंगयुन को एक जगह पैसे रखने को कहा। मैंने उस जगह पर लंबा इंतजार किया। आखिरकार वो शख्स पैसे लेने आया। मैंने तुरंत उसकी फोटो ली और उसका पीछा किया। पता चला वो एक पुलिस वाले का आदमी था। मैंने ध्यान से देखा, वो वही पुलिस वाला था जो पाक योनजिन की माँ का प्रेमी था। मैंने गर्व से डोंगयुन को अपनी सटीक जासूसी के बारे में बताया और कहा कि अब जासूसी करते वक्त मुझे जरा भी डर नहीं लगता। मैं योनजिन की माँ के अक्सर जाने वाले ज्योतिषी के पास गई। वहाँ ज्यादातर युवा औरतें किस्मत जानने आती थी। मैंने 2 लड़कियों का पीछा किया जो वहाँ से निकली और एक रेस्टोरेंट पहुँची। वहाँ उनकी बातें चुपके से सुनी। पाक योनजिन की माँ अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करती थी। अब योनजिन ने फिर से डोंगयुन की माँ को पैसे देकर उसे स्कूल भेजा ताकि डोंगयुन की नौकरी छूट जाए। डोंगयुन को नौकरी छोड़नी पड़ी और बदले की योजना में बदलाव करना पड़ा। डोंगयुन ने ली सारा के नशे की आदत का राज जानकर उससे काफी पैसे वसूले। उसने फैसला किया कि उन पैसों से शान्या को विदेश पढ़ने भेजा जाए ताकि हमारी कमजोरियां खत्म हो और दुश्मन को कोई मौका न मिले। शान्या जल्दी अमेरिका जाने वाली थी। मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन खुशी भी थी। मैंने शान्या को 14 साल पहले जन्म दिया, लेकिन अपनी कमजोरी और गलत सोच की वजह से उसे वो तकलीफें दी जो उसे नहीं सहनी चाहिए थी। समंदर पार करना शान्या की जिंदगी का नया अध्याय था और माँ के तौर पर मेरा ये पहला सच्चा प्रयास था। उसकी देरी से सही की गई भरपाई। एक रात मैं जासूसी से घर लौटी। देखा कि शान्या दरवाजे पर बैठी थी। चेहरा चोटों से भरा था। मैं गुस्से में पति से बहस करने अंदर जाने लगी। शान्या ने मुझे रोका, समझदारी से मुझे बैठने को कहा। मैंने उसके चेहरे की चोटें साफ की। मेरा दिल टूट रहा था। मैं तुम्हारे लिए सब भूल सकती हूँ, लेकिन वो बिना पैसे के भी उसका भरोसा करता है। कुछ दिनों बाद की रात डोंगयुन ने फोन करके बताया कि उसने गलती से मेरी जानकारी लीक कर दी। पाक योनजिन को शायद मेरे बारे में पता चल गया है। उसने मुझे सावधान रहने को कहा। तभी किसी ने कार की खिड़की खटखटाई। वो पाक योनजिन थी। ये मेरा उससे पहला आमना सामना था। वो घमंडी थी। उसके शब्द तीखे थे। हर बात मेरे सम्मान को कुचलने की कोशिश थी। घबराहट के साथ मुझे स्कूल के दिनों में डोंगयुन की तकलीफ का एहसास हुआ। वो हर दिन ऐसे उत्पीड़न में जीता था। उसने मेरे पति की फोटो दिखाई। कहा कि उसने मेरा पूरा हाल जान लिया है और शान्या को डराकर मुझे डोंगयुन के खिलाफ करने की धमकी दी। मैंने हालात समझकर झूठा वादा किया। कहा कि अब मैं सिर्फ उसके लिए काम करूंगी। कृपया गारंटी दे कि सब सही होगा। ठीक है, 1 मीटर की ऊंचाई से शुरू करते हैं। पाक योनजिन ने मेरा हाथ जोर से दबाया। दर्द के साथ मुझे शान्या की चिंता हुई। भले ही वो जल्दी विदेश जा रही थी, लेकिन अभी वो कोरिया में थी। मुझे उसे जाने से पहले सुरक्षित रखना था और उसकी विदेश जाने की योजना को पक्का करना था। योनजिन के जाने के बाद मैं तुरंत घर पहुंची। पति के
सोते वक्त मैंने शान्या का सामान पैक किया और उसे लेकर निकल गई। मैंने सस्ते में टिकट बुक कर लिया। डोंगयुन ने शान्या का स्कूल से नाम कटवा दिया और अमेरिका में उसके लिए एक हाई स्कूल चुन लिया। उसने शान्या को एक टीचर के घर में ठहराया और बाहर किसी से संपर्क न करने को कहा जब तक वो रवाना न हो जाए। मेरे पति को जल्दी ही शान्या के गायब होने का पता चल गया। मुझे उम्मीद के मुताबिक बहुत चोटें आई। कुरियर वाला एक पार्सल लेकर आया। मैंने शर्म से अपने चेहरे की चोटें छुपाई, लेकिन देखा कि कुरियर वाला डोंगयुन का दोस्त था। मैंने पार्सल खोला। उसमें शान्या का फोन, होस्ट फैमिली की जानकारी और एक लाल लिपस्टिक थी। शान्या के जाने का एहसास मुझे अवास्तविक लग रहा था। मैं घर में बैठी रही, दिल में बिछड़ने का दुख और यादें थी। तभी डोंगयुन का मैसेज आया कि शान्या का प्लेन उड़ान भरने वाला है। मैंने तुरंत कोट पहना और एयरपोर्ट जाने को निकली, लेकिन दरवाजे पर पाक योनजिन खड़ी थी। पति ने पास की कुर्सी उठाई और मेरे शरीर पर जोर से मारी। ये सोचकर कि शान्या अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी है, मुझे सुकून मिला। मैंने पहले की तरह जिंदगी के तूफान को सहा। अब बहुत हो चुका था। इस बार मुझे यकीन था कि ये उसकी आखिरी मार होगी, लेकिन तुम अपने दिल को घर मत समझो। पति के जाने के बाद मैंने शांति से रसोई में सब्जियां काटी। खिड़की में मेरा बिखरा हुआ चेहरा दिख रहा था। मैंने अपने प्रतिबिंब को देखा। वो मुझे अनजान लगा। पहली बार मैंने अपने चेहरे पर उम्मीद देखी। देर रात मुझे शान्या का मैसेज मिला। हमारे भाई ने उसे गिटार के कोने में छू लिया। वो बहुत जिद्दी है। उसने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। वो बर्तन भी ऐसे ही सूख गया। मैं अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर रही। मुझे तुमसे मिलने की उम्मीद है। डोंगयुन की सटीक योजना से पाक योनजिन और उसके साथी अब टूट चुके थे। वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही बिखर कर खत्म हो जाएंगे। अब मेरा बदला शुरू हुआ। मैंने जानबूझकर अपने बैग में ढेर सारे पैसे रखे और परेशान दिखने का नाटक करके बाहर जाने लगी। वो हर साल बाहर निकलता है। मैंने पति को बताया कि कोई मुझे ढेर सारे पैसे देने को तैयार है, बस मुझे पाक योनजिन की माँ को एक मैसेज भेजना है। मैसेज था, मुझे पता है तुम्हारी बेटी ने किसी को चोट पहुँचाई थी, लेकिन मैंने कहा कि ये काम खतरनाक है, इसलिए मैं पैसे वापस करना चाहती हूँ। उसने मेरा फोन छीन लिया और खुशी से चिल्लाया जैसे उसे बहुत बड़ा मौका मिल गया हो, लेकिन उसे क्या पता उसका अंत तय हो चुका था। पाक योनजिन की माँ के प्रेमी का पीछा करते वक्त मैंने देखा कि वो बार बार एक अंतिम संस्कार गृह में जाता था। मैंने उस इमारत के बाहर बिजली के मीटर चेक किए। मुर्दाघर में बिजली की खपत बहुत ज्यादा थी। मैंने ये बात डोंगयुन को बताई। जैसा सोचा, मुर्दाघर में सोन म्यंगू की लाश मिली। वो पुलिस वाला जिसे लाश ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया था, अपनी लालच में उसे यहाँ छुपाकर पाक योनजिन से पैसे वसूलना चाहता था। लेकिन मेरा पति, जो गरीब और बेकार था, कुछ अनजान मैसेज के दम पर उसी सख्त औरत से पैसे मांगने की सोच रहा था। वो सच तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यही डोंगयुन की चाल थी, कमजोर को हथियार बनाकर बड़े को उसकी सच्चाई दिखाना। पति मुझे कपड़ों की दुकान पर ले गया। वो खुश होकर मेरे लिए कपड़े चुन रहा था। कह रहा था कि पैसे मिलते ही समंदर किनारे छुट्टियां मनाएंगे। मैंने फिर डरने का नाटक किया। मैंने हमेशा आज्ञाकारी बनकर पाक योनजिन को खबरें दी। जो जानकारी मैंने उसे दी वो ऐसी थी जिसे जानकर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे डोंगयुन ने ली सारा को जाल में फंसाया, उसे चर्च में नशा करने को उकसाया। मैंने ये बात योनजिन को बताई और उसे चर्च ले गई। ली सारा पहले ही होश खोकर भीड़ से घिरी थी। इसी बीच इंटरनेट पर पाक योनजिन के स्कूल टाइम के उत्पीड़न की खबरें वायरल हो गई। उसे मौसम की एंकर की नौकरी छोड़नी पड़ी और उसकी शादी भी टूटने की कगार पर थी। मेरा पति हर दिन योनजिन की माँ का पीछा करता, बड़े पैसे की उम्मीद में। मैंने डोंगयुन की दी हुई लाल लिपस्टिक लगाई। उसके अंत की खबर का इंतजार करने लगी। मैं उस ज्योतिषी के पास गई जहाँ योनजिन की माँ अक्सर जाती थी। मैंने युन सोही की जन्म तारीख ज्योतिषी को दी और उसकी हाल की किस्मत जानने को कहा। मुझे पता था कि ज्योतिषी पैसे का लालची है, पैसे दो तो सब करेगा। मैंने उसे मोटी रकम दी, युन सोही के लिए एक पूजा करवाई और योनजिन के सामने भूत बनने का नाटक किया ताकि वो डर जाए। एक बारिश की रात मैं रसोई में खाना बना रही थी। फोन की घंटी बजी। पति ने फोन उठाया और जल्दी से बाहर जाने लगा। मैंने नाटक किया कि मुझे उसकी चिंता है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। पति ने दरवाजा पटक कर निकल गया। मुझे पता था वो अब कभी वापस नहीं आएगा। उसी रात पति एक हादसे में चला गया। हादसा करने वाली ड्राइवर पाक योनजिन की माँ थी। अगली सुबह पति की लाश के ऊपर से सफेद चादर हटाई गई। वो चेहरा जो पहले डरावना लगता था अब हमेशा के लिए शांत हो गया था। मेरे पैर कांपने लगे। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मैं गलियारे में गिर पड़ी। दीवार के सहारे जोर जोर से रोने लगी। जिंदगी का तूफान अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ पाक योनजिन ज्योतिषी की जगह पर डर गई। वो वहाँ से भागी और फिर से मेरी बेटी को डराकर मुझे अपनी माँ के हादसे को माफ करने का समझौता करने को कहा। मैंने पति को समंदर में दफनाया। पानी बहुत शांत था, जैसे अभी अभी एक तूफान थमा हो। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। लोगों ने सोचा मैं अपने पति को याद कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी दशकों की तकलीफ भरी जिंदगी को याद कर रही थी। इसी बीच डोंगयुन का बदला भी अपने अंत पर पहुंचा। पाक योनजिन को सोन म्यंगवू को हटाने के जुर्म में जेल
जेल हुई। ली सारा ने चोई हैतिंग की आवाज छीन ली और खुद चोट पहुंचाने और टैक्स चोरी के लिए पकड़ी गई। क्वोन जेजुन एक झगड़े में चला गया। बदला पूरा हुआ, सब कुछ खत्म हो चुका था। जासूसी के दौरान मैंने ड्राइविंग और फोटोग्राफी सीखी। पहली बार बदलाव की ताकत को महसूस किया। मैं अब कमजोर और दबी हुई नहीं थी, न ही दूसरों के लिए जीती थी। इसलिए मैंने अमेरिका जाकर शान्या से मिलने का इरादा छोड़ दिया। पहले मैं सोचती थी कि सहना ही बलिदान है, लेकिन इससे शान्या एक अदृश्य जेल में जी रही थी। शान्या को पुरानी छायाओं से मुक्त होकर नई जिंदगी जीनी चाहिए थी। मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार एक दूसरे को बेहतर बनाना है और जरूरी बिछड़ने को स्वीकार करना। मैंने एक छोटा सा खाने का स्टॉल खोला, दबाव से मुक्त जिंदगी जीने लगी। एक दिन सब्जी खरीदते वक्त शान्या की उम्र की एक लड़की ने माँ कहकर पुकारा। मैं वहीं रुक गई। दिल में हल्का सा दुख उमड़ा। शान्या मुझे छोड़े हुए बहुत वक्त हो गया था और मैं धीरे धीरे वो बन रही थी जो मुझे बनना था। सच्चा ममत्व दुख भरे रंगों का मोहताज नहीं होता। जब माँ पहले एक पूरी इंसान बनती है, तब बच्चा जिंदगी का असली रूप देख पाता है। डोंगयुन के जाने के बाद मैंने सोचा हमारा रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन जल्दी ही उसका मैसेज आया, नौकरानी की जरूरत है, इच्छुक लोग संपर्क करें। लगता है डोंगयुन को फिर मेरी मदद चाहिए। अब मेरे पास कोई बोझ या कमजोरी नहीं थी। मैंने उसकी दी हुई लाल लिपस्टिक लगाई और नई जासूसी शुरू करने को तैयार हो गई। आखिर में मैं खुद को फिर से बताना चाहती हूँ, मैं हूँ जासूस जियांग ह्युन नाम। कभी कभी टेस्टलिन स्पाइडर गाइड। बेका को आगे बढ़ना होगा।